हेलो गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जब भी हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल होता है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जब जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तब तब हमें एक टर्म की बात करनी ही पड़ती है एंड दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। मान लेते हैं ये है करंट कैरिंग कंडक्टर और ये है उसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने मैग्नेटिक कंपास रखा और अगर कंपास का नीडल में ज़्यादा डिफ्लेक्शन आया, मतलब ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसके उल्टा मान लेते यहाँ पे हमने मैग्नेटिक कंपास रखा लेकिन यहाँ पे नीडल का डिफ्लेक्शन कम आया, मतलब ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम है, मतलब ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, अब इसी क्वांटिटी को हमें एक नाम देना है एंड द नेम इज गाइस, दिस इज द नेम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इसका और एक नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे यहां पे कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जिसका आसान भाषा में मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सेम एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूं। मान लो इतने डिस्टेंस पे जब यहां पे हमने कंपास रखा और अगर कंपास में नीडल का डिफ्लेक्शन ज्यादा आया, मतलब ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा है, मतलब ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अब हम उसको ऐसा बोलेंगे मतलब ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड अब देखिए ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया ना फील्ड का। हाँ, तो अगर इस डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं और अगर यहाँ पे नीडल का डिफ्लेक्शन कम आता है, मतलब ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है, लेकिन हम उसको बोलेंगे कैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कम है। तो गाइस, आज के बाद जब जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे, जब जब हम उसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, तब तब हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की बात करनी ही पड़ेगी ना। फिजिक्स में जब भी कोई नया फिजिकल क्वांटिटी आता है तो उसके बारे में हमें कितनी बातें पता होनी चाहिए? 7 बातें पता होनी चाहिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी फिजिकल क्वांटिटी ही है। तो चलिए 7 बातें देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसके नाम का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है, गाइस डू रिमेंबर दिस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस आर लिया है और हमें यहाँ पे पूछेंगे कि कैलकुलेट करो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मतलब ही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना है। लाइकवाइज ये डिस्टेंस लेते हैं आर डैश, हमें पूछा जाएगा कि एट द डिस्टेंस आर डैश ओवर हियर कैलकुलेट करो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मतलब ही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना है। सो डू रिमेंबर, like electric field intensity, magnetic field induction is also always calculated for distance only. Point number 2, हाँ guys, another very important point, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। आज के बाद इसको याद रखिए। पॉइंट नंबर 3, अगर डिफाइन ही करना है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। देन लेकिन अगर हमें इसका प्रॉपर फॉर्मूला बनाना है तो थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रेफर करना पड़ेगा। देखिए ये वो पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है।
अब गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, हम उसे हमेशा कैसे ड्रॉ करते हैं, यूजिंग लाइंस ऑफ फोर्स, बराबर। और उसी लाइंस ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैलकुलेट करना है उसके अराउंड एक यूनिट एरिया इमेजिन करना पड़ेगा। अब ये एरिया ही इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर से जितने भी मैग्नेटिक लाइंस निकल रहे हैं, मतलब जितने भी फ्लक्स निकल रहे हैं जो इस एरिया में से पास हो रहे हैं, हमें वो फ्लक्स मेजर करना पड़ेगा। और यहां से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का बेसिक फॉर्मूला बनता है फ्लक्स अपॉन एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी गाइस यही फॉर्मूला था, बस वहां पे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया, और यहां पे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। 4 बातें हो गई। चलिए अब आता है इसका एसआई यूनिट। तो गाइस आपकी जानकारी के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के टोटल 3 यूनिट है। सबसे पहला जो ये फॉर्मूला आपको सिखा रहा है, फ्लक्स का यूनिट आता है वेबर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का पहला यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप सिंबल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा यूनिट गाइस, फिजिक्स में कई जगह पे साइंटिस्ट के ऑनर में यूनिट रखा गया है, जैसे करंट को एम्पियर का नाम दिया है, रेजिस्टेंस को ओहम का नाम दिया है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को द ग्रेट निकोला टेस्ला, इनके नाम से यूनिट रखा गया है टेस्ला। सो आज के बाद याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का और एक यूनिट है टेस्ला, और जिसका सिंबल है कैपिटल टी। लेकिन इन दोनों के अलावा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का और एक यूनिट है, एंड द यूनिट इज, मैं यहां पे लिख के बता दूं, हाँ जी, तीसरा यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब ये यूनिट कहां से आया, ये आपको आने वाले 1-2 लेक्चर में समझ में आ जाएगा। अब नॉर्मली ये यूनिट इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, पर इसका फायदा हमें कहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिखने के लिए ये यूनिट हमें बड़ा हेल्प कर सकता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सो गाइस, नाम का मतलब बता दिया, डिनोट किसे करते हैं वो बता दिया, डेफिनेशन मैंने आपको ओरली बता दिया, फॉर्मूला आपके सामने है, ऐसा यूनिट आपके सामने, 5 बातें हो गई। छठी बात लिखते वक्त 5 लिख रहा हूं, बात 6 बात चल रही है, ये क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। तो आपकी जानकारी के लिए गाइस, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी समझाना पड़ेगा। हाँ गाइस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमें समझाना है, जो हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डायमेंशंस। फिजिक्स का कोई भी चैप्टर आप जब पढ़ रहे हो तो हर क्वांटिटी का डायमेंशन आपको लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन, न्यूटन मतलब किसकी बात हो रही है गाइस, न्यूटन मतलब बात हो रही है फोर्स की, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या है, L1 M1 T-2। नीचे क्या है, एम्पियर मीटर, एम्पियर फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब एम्पियर का डायमेंशन क्या आएगा, I1। मीटर मतलब लेंथ की बात हो रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन क्या आएगा, L1। बचा कौन, M0 T0 I1। तो भाई ध्यान से देख लीजिए, न्यूमरेटर में न्यूटन है मतलब फोर्स है, तो ये है फोर्स का डायमेंशन। डिनोमिनेटर में एम्पियर मीटर है मतलब करंट इनटू लेंथ, तो ये रहा उसका डायमेंशन। अब बस इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमें इजीली क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। अब इनको सॉल्व कैसे करना है,
तो याद करो, जब 2 डायमेंशन का डिवीजन होता है तो क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर में जो लेंथ का पावर है उसमें से डिनोमिनेटर का लेंथ का पावर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 - 1 इज 0। न्यूमरेटर में जो मास का पावर है माइनस डिनोमिनेटर के मास का पावर, 1 - 0 इज अगेन 1। न्यूमरेटर में जो टाइम का पावर है माइनस डिनोमिनेटर के टाइम का पावर, सो -2 - 0 -2। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब न्यूमरेटर में करंट है ही नहीं, मतलब यहां वहां पे करंट का पावर कितना लेना है 0, और डिनोमिनेटर में करंट का पावर है 1, सो 0 - 1 इज -1। अब ये सब गाइस 11th में था, इसीलिए मैं इसकी डिटेल में जा नहीं रहा हूं, सिर्फ डायमेंशन लिख के बता रहा हूं। तो आज के बाद मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायमेंशन है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायमेंशन है L0 M1 T-2 I-1। इस तरह से गाइस हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में 7 बातें जान ली है। अब अगले लेक्चर में जैसे मैंने कहा कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन भी हमें बताना पड़ेगा, और वो डायरेक्शन हम बताएंगे यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।